बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड वॉर वन के ख़त्म होने के बाद से लेकर वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट होने तक जो पीरियड है उसको इंटर वॉर पीरियड बोलते हैं, और ये पीसफुल पीरियड रहा मगर बहुत इवेंटफुल। इस इंटर वॉर पीरियड में कुछ इवेंट्स हुए या कुछ मेजर चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हुई जिसको समझा जाता है कि दे बिकेम द फैक्टर्स फॉर द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन के फ़ौरन बाद देयर वर पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन द यूरोपियन पावर्स। वन पीस ट्रीटी विच रियली चेंज्ड the course of the history, and that was Treaty of Versailles। वो Treaty of Versailles थी, जो कि Treaty of Versailles was signed in Paris. That is why sometimes it is called Paris Treaty, and that was signed between the Allied and the vanquished powers. I mean the victors and the vanquished powers, all of them, they sat together and then they signed that treaty. And in that treaty, Germany was insulted. Austro-Hungarian Empire and Germany, both of the countries, much of the punishment was imposed upon both of them. They were segregated, एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में से ऑस्ट्रिया अलहदा कर दिया, हंगरी अलहदा कर दिया, उसमें से चीकोस्लोवाकिया, रोमानिया के कुछ हिस्से, कुछ ईस्टर्न यूरोप के हिस्से छोटे छोटे करके अलहदा कर दिए। जर्मनी के साथ से पोलैंड को अलहदा कर दिया, और जो है दोनों साइड से जर्मनी के कुछ टुकड़े कर दिए। अब ये, और उसके बाद जर्मनी के ऊपर एक जो फाइन था वो वेस्टर्न पावर्स ने लागू किया, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। जर्मनी और जर्मनी की जनरेशन्स अदा करेंगी बिकॉज दे वर अक्यूज्ड ऑफ द वॉर गिल्ट, कि उन्होंने वॉर की है तो वॉर गिल्ट की क्लॉज उसमें शामिल की गई कि आपने रेपरेशन देनी है, और अगर आप नहीं दे पाए तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स उसको अदा करेंगी। तो इस तरीके से एक इंसल्टिंग किस्म की ये ट्रीटी थी जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोलते हैं। अब उसके बाद सेकेंड जो ट्रीटी थी वो लीग ऑफ नेशंस को बनाने के लिए हुई। लीग ऑफ नेशंस, इसको वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाया गया, और इसमें इसका जो कॉवेनेंट था जिसको चार्टर बोलते हैं, इसके कॉवेनेंट में बहुत सारी लिबरल क्लॉजेस शामिल की गई। उस वक़्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स वर्ल्ड वॉर वन के एंड पे आते हैं जो सारे लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, आइडियलिज्म को प्रमोट करते हैं। 14 पॉइंट्स, एंड दीज 14 पॉइंट्स मेड द मेजर पार्ट ऑफ द कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। It created a utopian world. What kind of a world it was? Utopian world. Utopian world, kind of an imaginative world where everything would be good now. Human nature, which was regarded as inherently good, would come to play good in Europe, in all the world. इसमें कहा गया जैसे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि लिबरल ट्रेड होगी, डेमोक्रेसी होगी, मोहब्बत होगी दुनिया में, और लीग ऑफ नेशंस जो है कंट्रोल करेगी वॉर्स को, और इस तरीके से जो डिप्लोमेसी होगी ओपन होगी, क्योंकि प्रीवियस वॉर में भी डिप्लोमेसी सीक्रेट होती थी जिससे बहुत सारे डाउट्स यूरोपियन पावर्स में क्रिएट होते थे। तो सब अच्छा लीग ऑफ नेशंस में किया गया, बट लीग ऑफ नेशंस वाज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज अ वर्ल्ड बॉडी, और वर्ल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर was made, लेकिन it was made very weak. USA, which was the founder of League of Nations, did not become the member of it. USS उस वक़्त जो रशिया था वो एक बड़ी पावर थी, उसने ज्वाइन नहीं किया। इसमें वैंक्विश्ड पावर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट पावर्स थी, उनको शामिल नहीं होने दिया। इसमें जो मेन पावर्स थी फ्रांस और ब्रिटेन ही था। तो इसके पास ना तो लीगल पावर थी और ना ही इंस्ट्रूमेंट्स थे। कुछ ऐसी बॉडीज़ थी जो कि इंटरनेशनल पीस को इंश्योर कर सकती। जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई तो जर्मनी डिड नॉट
abide by the principles given by League of Nations, because Germany was not the member of League of Nations. It was not influenced by any kind of treaties of League. The League could not stop that war. League could not intervene in different things. तो हम कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड लीग ऑफ नेशंस, इसके बारे में E.H. कार इंटरनेशनल रिलेशंस के थेरिस्ट हैं और इसके साथ हिस्टोरियन है, ब्रिटिश है, वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में शामिल थे। और E.H. कार ने इन दोनों को रीजंस बनाया, खास तौर पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को रीजन बनाया है, मेजर रीजन फॉर द वॉर विच वाज कॉल्ड वर्ल्ड वॉर 2। तो उन्होंने कहा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कुछ इस तरीके से इंसल्ट किया गया जो वैंक्विश्ड पावर्स, डिफीटेड पावर्स, कि वहाँ बाद में एक रिसेंटमेंट और रिएक्शन पैदा हुआ उस wrong के बारे में which was done to them. And Hitler also rose with that slogan that he was there to right the wrong done to Germany in World War I by the allied nations. And then weak League of Nations created on the basis of utopianism, on high idealism and high trust on the ability of human being to do good. तो ये दोनों reasons बने E.H. कार के मुताबिक जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ हमें ले गए। हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और लीग ऑफ नेशंस के बाद, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जो छोटी छोटी नेशंस को उन्होंने बनाया, उनमें ये नोशन दिया गया कि वो जो नेशंस हैं उनको सॉवरेनिटी हासिल होगी, वो नेशनल डिटर्मिनेशन उनको मिलेगी, और उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी और लिबरलिज्म होगी। तो इसको कहते हैं, लिबरलिज्म को प्रमोट करना, इसको कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसको कहते हैं लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो E.H. कार के मुताबिक जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है उसको प्रमोट किया गया उन कंट्रीज में जो जिनके टुकड़े कर दिए गए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो ये जो और उसके बाद ये हाई आइडियलिज्म क्रिएट की गई लीग ऑफ नेशंस के जरिए से, कुछ सारे अमन के साथ रहेंगे, एंड दे forgotten the real politics. So that was another crime of the Western powers or those who created League of Nations, that they forgot or they ignored the real politics. That उन्होंने कहा कि ये जो लिबरल, क्योंकि यहाँ से जो पीस ट्रीटी के बाद जो लिबरल यूटोपियनिज्म पैदा हुई, तो E.H. कार के मुताबिक इस यूटोपियनिज्म में उन्होंने जो हैव्स थे, वो थे विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और USA। तो विक्टर्स और हैव नॉट्स थे जो डिफीटेड कंट्री यानी वैंक्विश्ड कंट्रीज थी, और इस तरीके से हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको मैनेज नहीं किया गया, बल्कि उसको भुला दिया गया, और हैव और हैव नॉट के दरमियान में डिस्टेंस को क्रिएट होने दिया गया, जिसकी वजह से हैव नॉट, जिसमें जर्मनी था जो कि वैंक्विश्ड पावर था, लेटर ऑन दैट पावर रोज एंड ट्राई टू रिवेंज द इनजस्टिस डन टू जर्मनी। देन उसके बाद एक और रीज़न कही जाती है, और इंटरवॉर पीरियड में ये हुई ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 से लेकर 1933 तक ये इंटेंसिवली आया, मगर 1930s में रहा ये। और 1929 में जब अमेरिका की इकोनॉमी डूबी और वॉल स्ट्रीट जो कि उनकी स्टॉक मार्केट है वो कोलैप्स हुई, तो उसके साथ लिंक दुनिया की दूसरी इकोनॉमी में डूब गई। इसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। और चूंकि ये बड़े वर्स्ट किस्म का था, ग्रेट डिप्रेशन बन गया ये लेटर ऑन, इसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था इसने इकोनॉमीज को हिला के रख दिया, एंड इट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट हाउ वीक वाज द ग्लोबल
a trade system or global finance markets that they could not bear the shocks of rumors and speculations. जिस तरीके से दुनिया इस तरीके से इंटरलिंक थी और वर्ल्ड ट्रेड हो रही थी, ग्लोबलाइज्ड ट्रेड, उस वक्त एक मुल्क जो बड़ा मुल्क था उसकी इकोनॉमी डूबी और उसके साथ ये शॉक वेव पूरी की पूरी दुनिया में फैल गई और स्पेकुलेशंस के साथ और बेड़ा गर्क हुआ। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस थी कैपिटलिज्म में और इस ग्लोबल ट्रेड में वो उभर के सामने आ गई कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो शॉक वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की अहलियत नहीं है। छोटे से फेयर और खौफ के साथ ही ट्रेडर जो है अपनी दुकान या इंडस्ट्री बंद करके बैठ जाता है और उससे बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और ज़्यादा खौफ फैलता है और इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। तो स्ट्रक्चर में खामियां हैं ये भी पता चला। तो इस तरीके से दुनिया की जो दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि कैपिटलिस्टिक थी और जो कैपिटलिस्टिक नहीं भी थी वो भी उन्होंने ग्लोबल ट्रेड से छुटकारा हासिल करना शुरू कर दिया और अपनी इकोनॉमी को उन्होंने नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। नेशनलिस्टिक जो प्रोटेक्शनिज्म है उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है अपनी इकोनॉमी को बचाओ और इंपोर्ट को ना होने दो। अगर आप इंपोर्ट को नहीं होने दोगे तो आपकी एक्सपोर्ट को भी कोई नहीं लेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होती है, ग्लोबल ट्रेड, उसके टूट जाने से फिर आपकी नेशनलिस्टिक जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं आपके मुल्क में। तो एक कॉन्सेप्ट जो ख़ास तौर पर इसने जो ग्रेट डिप्रेशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, इसने हिटलर जैसे लीडर्स को, जो फासिस्ट लीडर्स हैं, उनको मौका दिया अपनी कौम को ये बताने के लिए कि ये सारा किया धरा वेस्ट का है जो उन्होंने हमारे ऊपर रॉन्ग किया था और ज्यूज़ का है, ज्यूज़ ने सारी इकोनॉमी को अपने हाथ में लिया हुआ है। तो उन्होंने एक रिप्रेशन की कैंपेन स्टार्ट की और जो नाजी जर्मनी थी, जो पार्टी थी नाजीज़, उन्होंने हिटलर को इलेक्ट करवाया। हिटलर एक पॉपुलर लीडर बन गया और 1933 में जब उसकी गवर्नमेंट बनी तो उसने अपने मैनिफेस्टो को जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बकौल अपनी इकोनॉमिक पावर को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि आप अपनी मिलिट्री पावर को बनाया जाए। तो हिटलर और बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया ऑन मिलिट्री ग्राउंड्स। इसका मतलब है कि एक और वॉर की तरफ जो है वो तैयारी कर रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने ये पॉलिटिकल नेसेसिटी घर में पैदा की। हिटलर और बहुत सारी दुनिया के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी आवाम को कहना शुरू कर दिया कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे और इस चक्कर में एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म पैदा हुई। जब नेशनलिज्म अपनी अरूज के ऊपर पहुंचती है तो वो फासिज्म बन जाती है। फासिज्म का मतलब है हमारी नेशन सुपीरियर और हमारे अलावा बाकी सारे इंफीरियर हैं। तो इसका मतलब है अपनी सुपीरियरिटी को मनवाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉर है दैट इज सेक्रेड। तो वॉर जो है वो सेक्रेड हो जाती है। वॉर इज सेक्रेड राइज ऑफ फासिज्म में। और हम कहते हैं कि फासिज्म जो है दो जगहों से बढ़ रही है, ख़ास तौर पे जर्मनी में। जर्मनी के साथ जो है वो इटली भी है, दूसरी तरफ जो है जापान एशिया में है। जापान भी फासिस्ट है और जर्मनी भी फासिस्ट है। और इस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि ग्रेट डिप्रेशन कहलाता है, इसकी वजह इसको ख़त्म करने का जो हल पेश किया फासिस्ट्स ने वो था एक्सपेंशनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म, एक्सपेंशनिज्म और अपने पैसे को ज़्यादा करने के लिए और अपनी इंटरडिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए ये एक्सपेंशनिज्म। पहले अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करो, फिर चूंकि दूसरी इकोनॉमी के ऊपर आप कब्ज़ा करोगे, एक्सपैंड करोगे अपने आप को, तो फिर आप जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर लोगे। ये जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, ये जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है एक्सपेंशनिज्म की वजह से, इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं ऑटर्की। ऑटर्की ये एक नाम है कि यू एक्सपैंड एंड यू ऑक्यूपाई अनदर इकोनॉमी एंड यू बिकम मोर इकोनॉमिकली पावरफुल। तो इसको ऑटर्की बोलते हैं। तो आप देखें कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से फासिज्म बढ़ रही है दुनिया में। और इस फासिज्म का मुकाबला दूसरी तरफ लिबरलिज्म के साथ है
और फिर इन दोनों का मुकाबला एक तीसरी राइवल आइडियोलॉजी के साथ यूरोप में है और उसका नाम है कम्युनिज्म। ये तीन राइवल आइडियोलॉजीज हैं, कम्युनिज्म जो कि रशिया में मौजूद है, फैसिज्म जो कि जर्मनी में मौजूद है, दूसरी तरफ एशिया में जापान में, लिबरलिज्म जो कि वेस्टर्न यूरोप की दूसरी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये तीनों राइवल कंट्रीज हैं। जब फासिज्म बढ़ना शुरू हुआ और हिटलर के जर्मनी ने पावर हासिल करनी शुरू की तो 1936 में ही उसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। उसने जो है छोटे छोटे इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, जैसे कि और दूसरे तीसरे इलाके जो, और उसका ख्याल था कि ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्ज़ा होगा तो फिर सही पावर होगी। तो थोड़े थोड़े इलाकों के ऊपर कब्ज़ा जब करना शुरू कर दिया, ख़ासतौर पे चेकोस्लोवाकिया पर, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपीज़मेंट की पॉलिसी पर अमल किया। इसको कहते हैं अपीज़मेंट। अपीज़मेंट का मतलब है कि आप खुश करने के लिए, क्योंकि जर्मनी की पावर बहुत बढ़ चुकी थी, तो उसको खुश करने के लिए और उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको हमला करके इन छोटे छोटे इलाकों को इजाज़त दे दी अनेक्स करने की, इस उम्मीद में कि हिटलर बड़े मुल्क पे कब्ज़ा नहीं करेगा। लेकिन हिटलर ने इस अपीसमेंट पॉलिसी को उनकी वीकनेस समझा और फिर पोलैंड पे हमला कर दिया। और पोलैंड जो था वो बफर जोन था बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, और जब पोलैंड पे हमला किया तो रशिया ने वॉर डिक्लेयर की, और रशिया के वॉर डिक्लेयर करने के साथ बाकी पूरे यूरोप में भी ये वॉर डिक्लेयर हो गई। इसको कहते हैं कि कम्युनिज्म और लिबरल कंट्रीज, बोथ ऑफ देम came into an alliance of convenience against fascism। फासिज्म उनका कॉमन एनिमी था, गो के दोनों आपस में एनिमीज थे। लिबरलिज्म जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है और कम्युनिज्म जो एंटी कैपिटलिस्ट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनिमी है, बट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी फैसिस्ट्स दे बिकेम together, and then they fought war in Europe against these countries. So on the other hand, Japan also started the attack in Asia against the European countries, और यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने मार मार के एशियन कंट्री से भगाना शुरू कर दिया और उन कंट्रीज़ को अनेक्स करना शुरू कर दिया। तो ये इंटर वॉर पीरियड की ये जो चार इम्पॉर्टेंट points हैं, they became the reasons for World War II. They become the reasons और causes of World War II। सॉरी, World War II दुनिया की सबसे बड़ी वॉर है, World War I से भी बड़ी है। 4 करोड़ से 6 करोड़ लोग इसमें मारे गए, और ख़ास तौर पे सिविलियन डेथ्स पहली वॉर से बहुत ज़्यादा थी। इसकी रीच भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि World War I ज़्यादातर यूरोप में कंटेन रही थी, लेकिन ये यूरोप से बाहर निकल के एशिया में, क्योंकि जापान ने बर्मा तक, इंडिया से पहले बर्मा तक कब्ज़ा कर लिया था, और दूसरी तरफ जो है यूरोप में एक वॉर थी, गो के वॉर का एपिसेंटर तो यूरोप ही था। फिर ये वॉर नॉर्थन अफ्रीका में गई, अफ्रीका भी नहीं बचा। अमेरिका जो दूसरे कॉन्टिनेंट में था वो भी इस वॉर में शामिल हो गया। तो असल में ये टोटल वॉर थी और वर्ल्ड वॉर I से बड़ी वॉर थी।